हेलो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आप लोगों की तैयारी इस समय अंतिम चरण में होगी और होना भी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि अभी जो 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें तैयारी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और एग्ज़ाम देते समय आप लोगों को क्या सावधानी बरतनी है। पिछला जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि 14-15 दिन की तैयारी की क्या स्ट्रेटजी होगी और कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक भी मैंने बताए थे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप किस तरह से तैयारी करें, क्या करें। तो अभी चूँकि 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है तो इसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स का फास्ट रिवीजन करना है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप बार बार भूल रहे हैं, जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको जो है फास्ट तरीके से रिवाइज करना है। सारे सब्जेक्ट के 2 दिन का आपको टारगेट रखना है, यानी 16 तारीख और 17 तारीख। इन दो दिनों में जो है आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेना है। 18 तारीख का जो समय है उसको उसके लिए जो है आप उसको खाली छोड़ दें। उस समय जो है कुछ भी नहीं पढ़ें, क्योंकि एंड टाइम पर जो है कोई चीज़ जब हम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है ना। इसलिए एक दिन पहले यानी 17 तारीख तक ही जो है आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट को 18 तारीख के पहले यानी 17 तारीख तक कंप्लीट कर लें। उस दिन आप यानी 18 तारीख को ज़्यादा लोड लेकर के नहीं पढ़ें। कुछ चीज़ें जो है हल्की फुल्की देख सकते हैं करंट अफेयर संबंधी या कुछ फैक्चुअल चीज़ें, पर उसको छोड़ें नहीं। ये नहीं करें कि हम 18 तारीख को ये पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा डिस्कस नहीं करना है, जैसा मैंने पहले बताया था। पेपर कोई सॉल्व करना ही नहीं है, अभी समय ही नहीं है पेपर सॉल्व करने का। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, MPPSC के एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस से ही जो है एग्ज़ाम पास होते हैं, एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। जिस तरीके से युद्ध में साहस की ज़रूरत पड़ती है, युद्ध जीतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साहस, है ना। अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है उसी साहस के दम पर ही जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, अभी चल ही रहा है युद्ध, है ना। उसी तरीके से जो है कोई भी एग्ज़ाम अगर हमें क्लियर करना है तो हमें आत्मविश्वास बनाए रखना ज़रूरी होता है, और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना पड़ती है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है ना। तो ये जो है समय आपको करना है। इसके अलावा अदर जो तैयारी है उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अदर तैयारी में जैसे आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा, देख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं निकाला हो, नहीं देखा हो, तो उसको जो है निकाल करके अच्छे से चेक कर लें। उसमें अगर कुछ त्रुटि है तो उसको करेक्ट करवा लें। लोक सेवा आयोग से संपर्क करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, पहले कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें जो है उनके एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक देखी गई हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड निकाल करके, जिसने नहीं निकाला हो निकाल लें, उसको चेक कर लें। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो, वैसे तो प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जो है अभी चेक करना ज़रूरी है। एंड टाइम पर अगर आप चेक करेंगे और उसमें कोई गलती निकली तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा और उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो आपके एग्ज़ाम पर पड़ेगा, है ना। इसलिए ये काम अभी करना है ना। तो एडमिट कार्ड का काम आपने कर लिया है। इसके बाद आपका जो सेंटर है, जहाँ भी सेंटर आया है उस सेंटर को देख लें अच्छे से, उसकी जानकारी ले लें। अगर सेंटर आपका देखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका देखा हुआ नहीं है, इंटीरियर में सेंटर आया हुआ है, तो अभी उसको जा कर के देख आएँ तो आप एग्ज़ाम के दिन के लिए निश्चिंत हो जाएंगे और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि सेंटर
बहुत इंटीरियर में आ जाता है। हमें किसी ने बोल दिया कि अरे वो तो वहाँ पर सेंटर है, उस नाम से एक ही नाम से कॉलेज भी होता है, एक ही नाम से स्कूल भी होता है, और हमें लग रहा है कि हमारा स्कूल में है लेकिन वो कॉलेज में, उसी नाम से कॉलेज में सेंटर आया है, वो दूसरी जगह है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उस दिन के लिए ये चीज़ नहीं रखें, पहले से एकदम कंफर्म कर लें कि हमारा सेंटर इस जगह पर है, इस लोकेशन पर है ना। तो सेंटर आपने चेक कर लिया है। इसके बाद उस दिन दूसरे दिन एग्ज़ाम होने वाली है, उसके एक दिन पहले रात में जो है आपको जल्दी सोना है, हल्का खाना लेना है और जल्दी सो जाना है। सुबह जल्दी उठ कर के थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा बाहर मॉर्निंग वॉक कर लें, है ना। उस दिन पढ़ने का बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है, थोड़ा बहुत चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हम भूल रहे हैं या कुछ फैक्चुअल चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं, करंट अफेयर्स चीज़ें देखना चाह रहे हैं, तो सुबह के लिए रखें। बाकी मेरे ख्याल से तो उस दिन कुछ भी सुबह कुछ भी नहीं पढ़ें, आप जो है म्यूजिक सुनें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें और आपके जो मित्र हैं उनसे बात करें, हंसी मजाक करें, तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, है ना। और एग्ज़ाम सेंटर 1 घंटे पहले पहुँचे, पौन घंटे 1 घंटे पहले पहुँचे। वहाँ पर जा कर के अपना रोल नंबर चेक कर लें, तुरंत जा कर के किस कमरे में आपका रोल नंबर है वहाँ जाकर देख लें। कभी कभी जो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना, रोल नंबर नहीं मिलता है कभी कभी, तो वहाँ पर तुरंत जा कर के अपना रोल नंबर चेक कर लें और वहाँ पर वेट करें। वहाँ पर भी किसी से किसी प्रकार कोई डिस्कस नहीं करें, इस तरह कोई चर्चा नहीं करें, क्वेश्चन नहीं पूछें, ना तो आप किसी से क्वेश्चन पूछें ना आप किसी को पूछने दें क्वेश्चन, है ना। तो जैसे ही टाइम होगा आप इंटर करेंगे रूम में इंटर करेंगे तो वहाँ पर अंदर आपको रोल नंबर देखना है। टेबल पर रोल नंबर लिखा रहता है, तो वहाँ पर टेबल पर रोल नंबर जहाँ लिखा है उसमें जाके बैठ जाएं, है ना। सबसे पहले आपको जो है OMR शीट मिलती है। OMR शीट जैसी मिलेगी आप उसको चेक करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, पढ़ करके सावधानी पूर्वक जो है उसको भरना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है ना। इस पर जरा सी लापरवाही अगर आपने बरती तो आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। बहुत से पुराने स्टूडेंट जो है OMR शीट भरने में गड़बड़ी करते हैं। प्री में भी अभी मेंस में भी कुछ लोगों ने गड़बड़ी की, मेरे पास कुछ लोग आए थे तो मैंने उनको सजेस्ट किया था, और प्री में भी गड़बड़ी होती है। तो बहुत सावधानी पूर्वक आपको OMR शीट भरना है। कुछ अगर आपको डाउट लगता है तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर रहते हैं जिनकी ड्यूटी होती है उनसे पूछ लें, किसी अन्य स्टूडेंट से पूछ करके या उसकी OMR शीट को देख करके आप फिल नहीं करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने किसी की OMR शीट देख करके फिल किया, उसका जो रोल नंबर है वही रोल नंबर हमने अपनी OMR शीट में फिल कर दिया, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ हमने भर दिया, ऐसा हो जाता है। तो आप जो है किसी की OMR शीट देख करके फिल नहीं करें अपनी OMR शीट, और किसी से वहाँ पर स्टूडेंट से नहीं पूछें, बल्कि वहाँ पर जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनसे पूछ करके जो है आप सावधानी पूर्वक जो भी प्रविष्टियाँ होती हैं OMR शीट में उनको फिल करें। इसमें कभी कभी ऐसा होता है जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है तो उसमें जून और जुलाई में कन्फ्यूजन ज़्यादातर होता है। किसी की मान लीजिए जून है या किसी की जुलाई है तो उसमें दोनों में जे आता है, तो ऐसा होता है कि जून समझ करके जुलाई को फिल कर दिया जाता है या जुलाई समझ करके जून को फिल कर दिया जाता है। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जिनकी जुलाई जून में से डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा इसमें एक कॉलम आता है राज्य वन सेवा के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, राज्य वन सेवा के लिए एलिजिबल हैं और सिविल सेवा के लिए एलिजिबल हैं। तो उसको ध्यानपूर्वक आपको जो है फिल करना है। उसको फिल ना करने से जो है कुछ लोगों की OMR शीट रिजेक्ट हुई है पहले, है ना। इसके बाद उसमें एक कॉलम रहता है क्वेश्चन पेपर के सेट का।
तो क्वेश्चन पेपर का जो सेट होता है वो ABCD में होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ इसमें जो है गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है आपको बाद में मिलता है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले वैसे ही आप जो है अपना पेपर का सेट देख करके OMR शीट में उसको फिल कर दें, A, B, C या D जो भी हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर OMR शीट आपकी फिल हो गई, कंप्लीट हो गई। इसके बाद फिर आपको पेपर मिलेगा, पेपर का सेट आपने उसमें फिल कर दिया। अब पेपर के ऊपर जो है रोल नंबर का कॉलम रहता है, रोल नंबर आप उसमें फिल कर दें। फिर आप जो है क्वेश्चन पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करें, इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट में रहता है ना। तो इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि पहले पूरे पेपर को हम पढ़ लें एक बार, फिर दूसरी बार पढ़ते हुए गोला भरें। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ें उसको पढ़ करके तुरंत गोला फिल कर दें। तीसरा तरीका ये है कि आधा पेपर सॉल्व कर लें, फिर गोला भर लें, फिर बचे हुए आधे जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके गोला भर लें। तो ये 3 तरीके ऐसे अपना सकते हैं। ऊपर के जो 2 तरीके मैंने बताए हैं फर्स्ट सेकेंड, उनको जो है हम दोनों पेपर में अलग अलग अपना सकते हैं। फर्स्ट पेपर में चूँकि समय की उतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो उसमें जो है हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार सरसरी निगाह से पूरे पेपर को पढ़ लें, फिर दूसरी बार ध्यान से पढ़ते हुए और गोला भरते जाएं। ये तरीका फर्स्ट पेपर के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें समय की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड पेपर जो होता है CSET का, उसमें चूँकि समय की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो पेपर। तो उसके लिए हम तरीका अपना सकते हैं कि पेपर पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही जो है गोले भरें। पहला पेपर है उसके लिए जो मैंने तरीका बताया है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं। साइड इफ़ेक्ट ये है, नकारात्मक चीज़ ये है कि उसमें कभी कभी जो है आप पहली बार पढ़ने में ज़्यादा समय लगा देते हैं, तो फिर गोला भरने के लिए समय नहीं बच पाता है। ऐसा हुआ है कई लोगों के साथ। पहले उन्होंने बताया है कि सर हमने एक बार पूरा पेपर पढ़ लिया, समय इतना लग गया कि गोला भरने के लिए हमारे पास समय नहीं बचा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर पहली बार जब पढ़ें तो बहुत ज़्यादा उसमें समय नहीं लगाएं। सरसरी निगाह से पूरा पेपर एक बार पढ़ लें, जिससे हमारे दिमाग में पूरी पेपर की तस्वीर बन जाए, और दूसरी बार उसको पढ़ते हुए फिर आपको गोला लगाना है। इसका साइड इफ़ेक्ट मैंने बता दिया कि समय की दिक्कत हो जाती है, गोला भरने में समय कम पड़ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तरीका सही है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट। इसका सकारात्मक पहलू ये है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन रहते हैं एक ही पेपर में जो रिलेटेड रहते हैं, है ना। एक जो 2 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस के आंसर जो है उन्हीं में छिपे रहते हैं, है ना। पहले हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आगे हमें दूसरा क्वेश्चन मिलता है, और इस क्वेश्चन का आंसर आगे वाले क्वेश्चन के ऑप्शन में छिपा रहता है। तो हम जब वो वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था उसका आंसर हमें मिल जाएगा। अगर आपने उसको फिल कर दिया अभी और बाद में अगला आगे का क्वेश्चन देखा तो फिल तो चूंकि कर दिया, वो गलत फिल हो गया, तो अब तो कुछ हो नहीं सकता। फिल नहीं किया है तो आप जो है सही फिल करें, क्योंकि आपको उसका आंसर आगे मिल गया है। ये क्वेश्चन ऐसा हुआ है एक बार 2019 में, एक MP का क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो बुंदेला विद्रोह वाला था और एक क्वेश्चन बोधन दगुआ वाला, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसी पेपर में जो है एक क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ था, है ना। तो मैंने उस समय भी ये तरीका बताया था, तो कई लोगों ने आके मुझे बताया था कि आपने जो तरीका बताया वो सही तरीका था, उससे हमें इसका फ़ायदा हो गया, नहीं तो वो क्वेश्चन हमारा गलत होने वाला था, है ना। तो इससे जो है ये तरीका बेस्ट तरीका मैंने बताया है, लेकिन आपको साइड इफ़ेक्ट जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये मैं बताने वाला हूँ कि पेपर कैसे सॉल्व करना, पेपर कैसे कितने राउंड में सॉल्व करें, है ना। पेपर सॉल्व करने के 3 राउंड हम
अपना सकते हैं। पहला राउंड जो हम पहले राउंड में क्या करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो जिनके आंसर हमें 100% आ रहे हैं, है ना। 100% जिनके आंसर हमें आ रहे हैं उनको आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में फटाफट सॉल्व कर लेंगे तो करीब 50 क्वेश्चन आपको लगभग आ जाएंगे, 50-60 डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है। तो पहला राउंड हो गया, उसमें वही क्वेश्चन आपने सॉल्व किए जो आपको 100% आ रहे हैं, डाउट नहीं है बिल्कुल भी। सेकेंड राउंड में डाउट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसमें A, B या C या D में से डाउट है, मतलब 2 में से डाउट है, तो उसको जो है कॉमन सेंस लगा के प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो है उनको सॉल्व करना है। तीसरा जो राउंड रहेगा उसमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको पूरी तरीके से नहीं बन रहे हैं, यानी आपने उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, कोई जानकारी नहीं है ना, तो उनको लास्ट में सॉल्व करके आपको आ जाना है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, अब उनको हम कैसे सॉल्व करें, उनके लिए क्या करना चाहिए, है ना। तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप अपना सकते हैं। हालांकि वो टिप्स जो है हर जगह लागू नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो टिप्स कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो तो आपको पता ही है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चारों ऑप्शन में कुछ भी पता नहीं है, तुक्का आपको लगाना है, तो ऐसी स्थिति में ये जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ उनको आपको जो है अपनाना है। पहली टिप्स ये है कि हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में एक ऑप्शन आ जाता है, एक स्ट्राइक हो जाती है कि ये इसका आंसर होगा। सडन हमें जो है दिमाग में आ जाता है कि इसका ए आंसर बी या सी में, सी डी में से होगा। तो जो आपके दिमाग में ऑप्शन आया है वो ऑप्शन नॉर्मली सही होता है, तो आप उसी को ही जो है फाइनल मानें। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहीं न कहीं जो है वो हमने पढ़ा होगा, कहीं न कहीं वो चीज़ हमसे टकराई होगी, इसलिए हमें जो है वो हल्का सा याद है। कहाँ टकराई होगी, कहाँ सुना होगा, कहाँ पढ़ा होगा, ये कुछ पता नहीं रहता, लेकिन कहीं न कहीं ज़रूर पढ़ा रहता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। तो फर्स्ट स्ट्राइक वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सही मानना है। दूसरी टिप्स ये है कि कुछ जो 4 ऑप्शन रहते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, उनमें एक ना एक जो है ऐसा ऑप्शन रहता है जिसमें कुछ ब्रैकेट में वो लिख देते हैं, कुछ ना कुछ उसमें ब्रैकेट में लिखा रहता है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये होता है कि उस ऑप्शन को ज़्यादा वो क्लियर करना चाह रहा है, यानी क्लियर करना चाह रहा है, यानी वो ऑप्शन सही है ना। तो उसको जो है ज़्यादातर आपको सही मानना होता है। जैसा मैंने पहले बताया है कि गारंटी नहीं है, नहीं तो आप कह दो कि सर आपने वो बताया था वो तो गलत निकल गया, दूसरा उसका ऑप्शन सही है, तो ये गारंटी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि जो इसमें ब्रैकेट में लिखा है ये सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन 100% सही है, तो आप उसको लगाएंगे, है ना। ये कब आप इसको अपनाएंगे, जब आपको तुक्का लगाना है, आपको कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं है तब। तीसरी इसमें टिप्स आती है कि कुछ ऑप्शन ऐसे ज़रूर आते हैं जिसमें उपरोक्त सभी रहता है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही रहता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहता है। तो जब हमें पता ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी हम लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है, अगली टिप्स ये है कि कुछ ऐसे ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसे रहता है जिसमें ज़्यादा मैटर रहता है, लंबा वाला, उसमें ज़्यादा मैटर दिया रहता है। तो ज़्यादा मैटर देने का मतलब यहाँ पर एक उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है, मतलब वो आंसर सही हो सकता है। तो इस तरह से कुछ टिप्स जो है हम अपना सकते हैं और इन टिप्स के सहारे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपका लूज हो गया तो आपके आते ही क्वेश्चन वहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसलिए कभी भी जो है एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम देते समय कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दें। कॉन्फिडेंस अगर आपका बरकरार है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। इसी आधार पर सिलेक्शन होते हैं। पढ़ते लगभग वही है लोग। ठीक है, आपका पहला पेपर पूरा हो गया। इसके बाद बीच में जो गैप रहता है उस गैप में सावधानी रखें, उस गैप में किसी से पेपर संबंधी कोई चर्चा नहीं करें, है ना। जो भी पेपर हुआ है उस पर कोई विचार नहीं करें, आप रेस्ट करें,
2 घंटे जो भी टाइम आपके पास रहता है उसमें रेस्ट करें, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लंच ले लें। ज़्यादा नहीं आपको खाना खाना है, नहीं तो नींद आ सकती है उसके बीच में। सेकेंड पेपर भी जो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ना, सेकेंड पेपर जो रहता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी वन सेवा के लिए एलिजिबल हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें जो मार्क्स जुड़ते हैं। सिविल सर्विस के लिए जो एलिजिबल हैं उनके लिए केवल क्वालिफाइंग रहता है, लेकिन क्वालिफाइंग करना भी कभी कभी जो है कठिन हो जाता है। जैसे यूपीएससी में आप देखेंगे तो यूपीएससी में जो सीसेट का पेपर होता है उसमें क्वालिफाइंग करना बहुत टफ होता है। तो कभी पेपर टफ आ गया तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पेपर में आपके अच्छे मार्क्स हैं लेकिन सेकंड पेपर आपको क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो सेकंड पेपर को हल्के में नहीं लेना है, उसको जो है अच्छे ढंग से वहाँ पर सॉल्व करना है। आप ये नहीं माने कि अरे हमें तो क्वालिफाई करना है, हमें तो इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड पेपर को अच्छे ढंग से आपको सॉल्व करना है। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है कि सेट अलग अलग जो होते हैं उसमें कभी कभी टफ क्वेश्चन पहले आ जाते हैं, कभी सरल भी आ सकते हैं, टफ भी आ सकते हैं। तो पिछले बार ऐसा हुआ है, पिछले बार का जो पेपर थोड़ा सा पैटर्न अलग था, उसको लेकर के कई लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो उसमें क्या हुआ कई लोगों के साथ कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो कठिन आ गए, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा समय दे दिया और उनका कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया, तो उसकी वजह से आगे क्वेश्चन सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाए, किसी को टाइम भी कम पड़ गया। तो आपको ये नहीं मानना है कि हमारा पेपर टफ है या इजी है। पेपर टफ हो या इजी हो, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है। आपको ये मान के चलना है कि जो पेपर जिस तरह का है वो सभी के लिए होगा। पेपर सरल है तो सभी के लिए सरल है, पेपर कठिन है तो सभी के लिए कठिन है। आपको ये माइंडसेट करके चलना है कि भाई सब लोग तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ऐसा पेपर हो, कंपटीशन हो। आप तो जो है अच्छे तरीके से सावधानीपूर्वक जो है पेपर को पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें, पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन पढ़ें, उसके चारों ऑप्शन पढ़ें, तब जो है आपको आंसर टिक करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री लिखा है वो राष्ट्रपति पढ़ लिया है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर बहुत रहता है। अभी यहाँ पर आप पेपर सॉल्व करेंगे और वहाँ करेंगे तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर आपको सब सही दिखता है लेकिन वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आपको आश्चर्य लगेगा कि ये कैसे हमने गलत कर दिया क्वेश्चन, ये कभी ऐसा हमने गलत नहीं किया, वहाँ पर कैसे गलत हो गया, लेकिन हो जाता है प्रेशर की वजह से, है ना। तो कभी कभी प्रधानमंत्री का क्वेश्चन है, आपने राष्ट्रपति समझ करके उसको लगा दिया, उपराष्ट्रपति लिखा है आपने राष्ट्रपति समझ लिया। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर प्रेशर की वजह से होती हैं। तो पेपर को अच्छे ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ें, चारों ऑप्शन उसके पढ़ें, है ना। कई बार क्या होता है कि पेपर क्वेश्चन सरल है और एक ऑप्शन देखा और उसको लगा दिया और आगे बढ़ गए, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर चाहे क्वेश्चन चाहे सरल हो कठिन हो, चारों ऑप्शन देख करके हमें जो है आंसर लगाना है, गोला भरना है ना। कभी कभी ए ऑप्शन स्टार्टिंग के ऑप्शन दे देते हैं, उससे मिलते जुलते। मैंने कई बार बताया है कि एक बार MPPSC में क्वेश्चन आया था कि भारत की राजधानी क्या है, ये मैंने कई बार जिक्र किया है। भारत की राजधानी क्या है ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन था दिल्ली और आगे CAD में से था नई दिल्ली। ये MPPSC का क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें कई बच्चों ने दिल्ली लगा दिया, एक ऑप्शन पढ़ा ए, आगे पढ़ा ही नहीं, दिल्ली लगा के आगे। तो अब इतना सरल क्वेश्चन गलत हो गया उनका, जबकि अगर वो आगे पढ़ते तो नई दिल्ली लगाते, क्योंकि सबको पता है लगभग। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, इजी क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं बच्चे, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। हाँ, और एक दो चीज़ें और मैं बताना चाह रहा हूँ। गोला कैसे भरना है, गोला भरने के दो तरीके हैं। देखिए ये गोला है इस तरह से, तो गोला भरने का एक तरीका ये है कि बाहर से हम स्टार्ट करके और अंदर की ओर आते हैं ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होगा कि ये जो गोला है वो इधर उधर नहीं जाएगा, है ना,
प्रॉपर भरा जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि अंदर से स्टार्ट करके और बाहर की ओर आते हैं। तो अंदर से स्टार्ट करके बाहर की ओर आने में इधर उधर भी हो सकता है, पेन ऐसे हो सकता है, इस तरह से, तो वो रिजेक्ट हो सकता है गोला, है ना। तो ये जो मैंने पहला तरीका बताया कि बाहर के जो किनारे हैं उनको भरते हुए अंदर की ओर आपको भरना है, तो इससे जो है आपको इजी रहेगा। उसके लिए पेन जो है मोटा वाला जो आता है, मोटा जो उसका पॉइंट रहता है, वो वाला पेन आप यूज करेंगे। ब्लैक पेन रहता है, उसमें ब्लैक पेन से गोला काला करना होता है, तो वो जो मोटा वाला पेन आता है मोटे पॉइंट का, उसको आप यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक प्रॉब्लम और आती है इसमें कि गोला कभी कभी क्या होता है कि ऊपर नीचे भरा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 50 का सी भरना है, तो कभी कभी 50 के बजाय 49 का सी भरा जाएगा या 51 का सी भरा जाएगा ना। आपको भरना है 50 का सी, ये 49 है, ये 50 है, ये 51 है, ऐसा है ना। तो इस तरह से रहते हैं ऐसे। तो आपको भरना था 50 का, लेकिन वो भरा गया ऊपर या नीचे, है ना। यहाँ भरना था लेकिन यहाँ भरा गया, यहाँ भरा गया, तो उससे क्या होता है कि दो गोले हो जाएंगे। आपने 49 पे पहले भर रखा है और दूसरा भी भर गया, या 51 पे पहले से एक गोला है, या आगे भरेंगे दूसरा भरा गया। कभी कभी जो है उसी में 2 गोले भरा, जैसे अब 50 का आपको सी भरना था, वो डी में भरा गया, जबकि बी पहले सी भरा हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं और इसकी वजह से जो है एक क्वेश्चन से बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप जो है OMR शीट में ये ध्यान रखें, हाथ में जो है इंक नहीं लगी हो, तो उसको क्या करेंगे, ऐसे उंगली OMR शीट में जहाँ पर जो भी पॉइंट है, नंबर है, वहाँ पर उंगली रख लें। जैसे 50 का आपको सी भरना है तो 50 में यहाँ पर रखेंगे और इसको ऐसे करके और इस तरीके से यहाँ पर हाथ रख करके, उंगली रख करके उसमें आपको फिल करना है। तो इससे जो ऊपर नीचे जो गोले भरा जाते हैं वो गलती आपसे नहीं होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई है और ख़ुद के अनुभव से मैंने बताई है ना। तो इस तरीके से जो है आप अगर सावधानी बरतेंगे और पेपर सॉल्व करेंगे, OMR शीट फिल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आपको। और इस तरीके से जो है आप सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें सबसे पहले तो, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए जो है आपको हेल्दी फूड लेना है। अभी गर्मी भी पड़ रही है, तो गर्मी में जो है इधर उधर बाहर गैर ज़रूरी नहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी होने पर ही निकलना है ना। निकलना अवॉइड ही करें, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दें, है ना। हेल्दी फूड लें, दूध वगैरह है, जूस वगैरह है, उसका ज़्यादातर सेवन करें। तो इस तरीके से जो है आपको करते हुए चलना है और आप आगे के लिए जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। और जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं। अभी 1-2 दिन का जो समय है, मेरा नंबर सबके पास होगा, नहीं हो तो 9826081648 ये नंबर है मेरा, 9826081648 नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, है ना। जो भी कन्फ्यूजन आप जो है क्लियर कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट। आप सफल हों, ये मेरी मनोकामना है। ओके, थैंक यू।